वेलकम बैक टू लिटरेरी केविन। आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। किस चीज़ के? जो बीए सेमेस्टर फोर्थ है उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। और जो हमारी बीए सेमेस्टर फोर्थ है और ईयर है जो वो सेकेंड है, और बीए जर्नल की आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे है हमारे पास द इनवॉय, जो फर्स्ट चैप्टर है। इनवॉय सबसे फर्स्ट चैप्टर है और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाएंगे डायलॉग्स मिल जाएंगे। प्लस इसमें से क्या आता है, इसमें से कई बारी जो हमारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है वो आ जाता है। कई बारी मोस्टली इसी में से आता है, जो हमने अभी जितना भी हमने एनालाइज किया है। तो इसमें जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हमने द थीम ऑफ द प्ले इज एन अटेम्प्ट टू स्ट्राइक रिकंसिलिएशन बिटवीन पांडवास एंड कुरुस एंड नॉट टू प्रोवोक वो, हाउ फार डू यू एग्री टू द स्टेटमेंट। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें थीम ही डिस्क्राइब करनी है किसकी, चैप्टर की। ज्यादा मैंने बड़ा ये क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा होता है तो क्या होता है, भूल जाते हैं ज़्यादा बड़े वाले क्वेश्चन में। तो जिसको भी इतना क्वेश्चन याद हो जाए उसके लिए वेरी गुड है। अगर आप जा रहे हैं तो ये पूरा करके जाएं, क्योंकि ये सबसे बहुत कंसाइज सा है, बहुत ही इजी सा छोटा सा अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन का। इसमें बताया, थीम ऑफ प्ले इज इंडीड एन अटेम्प्ट टू स्ट्राइक रिकंसिलिएशन बिटवीन द पांडवास एंड कुरुस रेदर देन टू प्रोवोक वो। ये तो हमने एग्री किया है स्टेटमेंट के साथ। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने एम्फेसाइज किया है जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन दोनों के बीच में। मतलब मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, आंसर तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। क्वेश्चन है बेसिकली कि जो कृष्णा है वो जाता है किधर, पांडवास एंड कुरुस के क्लैन में, डिफरेंट, और उनके बीच में रिकंसिलिएशन, मतलब जो उनके जो मतभेद हैं उन्हें खत्म करके उनके बीच में पीस करने की जो कोशिश है वो हमें बेसिकली डिस्क्राइब करनी है इस जगह पे। ठीक है। और हमें एक बात याद रखनी है कि एंडिंग में हमें क्या करना है, हमें एक कंक्लूजन छोटा सा, चाहे 2 लाइन का हो चाहे 3 लाइन का हो, वो हमें देना जरूर है कंक्लूजन, क्योंकि उससे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाएगा कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ द प्ले। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है उस जैसा ही, बट यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, हल्का सा। इसमें क्या है, क्या बड़ा किया है मैंने, इसमें एक पर्टिकुलर कोई चीज नहीं ली है, एक पूरा जो समरी है छोटी सी वो लिख दी है। और उसमें क्या है, हमने टाइटल को लेके ये डिस्क्राइब किया। टाइटल कौन है, क्या है, द इनवॉय, और इनवॉय कौन है, इनवॉय है कृष्णा। ठीक है। तो फिर कृष्णा के बारे में सब कुछ बताया, और इनवॉय होता क्या है, इन दोनों को इंटरलिंक करके बताया हुआ है। तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है द स्वान सॉन्ग। ये सेकंड चैप्टर है, और ये एक छोटा सा प्ले है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टाइटल, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट टाइटल वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर चैप्टर्स के। और इनका एक जो टाइटल वाले क्वेश्चंस हैं उनमें एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि उसमें ना पूरा आपका चैप्टर या फिर स्टोरी या फिर जो भी प्ले आपके पास है वो पूरा डिस्क्राइब्ड होता है। उसमें से आप छोटे क्वेश्चंस भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, डिस्कस करना है क्या चीज, टाइटल डिस्कस करना है स्वैन सॉन्ग का। तो बेसिकली द स्वैन सॉन्ग का मतलब क्या होता है कि जो फाइनल परफॉर्मेंस है या फिर एक्ट है किसका, जो भी हमारा एक्टर है या फिर आर्टिस्ट है उसका। ठीक है। तो पहले हमें ये डिस्क्राइब करना है, उसके बाद हमें बताना है कि सिंबलिज्म ऑफ एलिगेंस एंड ग्रेस, कि किस चीज का सिंबल है, एलिगेंस का और ग्रेस का। मतलब जो एलिगेंस है उसकी और जो उसकी सुंदरता है या फिर जो उसकी विशेषताएं हैं उसका बताना है हमें। ठीक है। तो फिर हम क्या बता देंगे कि जो स्वेटलेविडोफ है उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, वो जब अपने जवानी के दिनों को याद करता है तो उसमें कितना अच्छा उसका एलिगेंट बिहेवियर, सब कुछ, ये सब कुछ हम बता देंगे। उसके बाद आता है इमोशनल रेजोनेंस एंड क्लोजर। अब रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस होता है एक, मतलब एक लूप लगा लो आप। ठीक है। तो मतलब हम कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं जो सामने वाला है उसके साथ। तो हमने स्वेटलेविडोफ की जो अकेलापन है उससे कनेक्ट किया है, वो यहाँ पे हम 3 पॉइंट में डिस्क्राइब ऐसे कर देंगे। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था, कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन समरी, मतलब कंक्लूजन में यहाँ पे आप इन कंक्लूजन भी ऐड कर सकते हैं। इन कंक्लूजन करके आपने ये यहाँ पे दे देना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है another very important question, which is explain the themes of alienation and mental torment in the play. alienation मतलब जो वो अकेलापन है, alien मतलब होता है बाहर का तत्व,
ठीक है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं जो उसका जो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ जो नेचर है उसका, जो क्योंकि उसके पास इंट्रोवर्ट तो नहीं कह सकते, बट जैसे उसके पास कोई नहीं है अपनी ज़िंदगी में वैसे हम यहाँ बता रहे हैं। उसके बाद आता है मेंटल टॉर्मेंट। मेंटल टॉर्मेंट में क्या है, जो दिमागी तौर पे मतलब जो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम हल्की सी इंट्रोडक्शन दे देंगे, फिर हम क्या करेंगे, एलिनेशन डिस्क्राइब करेंगे उसकी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमोशनल एंस्ट्रेजमेंट, मतलब जो अकेलेपन से जो उसको इमोशनल चीज़ें पता चल रही हैं या फिर हो रहा है वो डिस्क्राइब करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा मेंटल टॉर्मेंट, क्योंकि हमसे पूछा गया है। तो मेंटल टॉर्मेंट में क्या आ जाएगा, पहले साइकी आ जाएगी उसकी, जो कि उसको साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं किस चीज़ से, जो वो अकेला है उससे। उसके बाद इमोशनल स्ट्रगल एंड डिस्पेयर आ जाएगा, कि वो इमोशनली कैसे स्ट्रगल कर रहा था, और जैसे वो शराब पी के नशे में धुत था उस टाइम पे, और वो क्या याद कर रहा था कि काश मेरे पास मेरी फैमिली होती या फिर कोई होता। फिर एंडिंग में एज आई टोल्ड यू द कंक्लूजन में अपने ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को समराइज कर देंगे। फिर द बिगेस्ट प्ले, जो सबसे बड़ा चैप्टर है हमारे पास, द मंकीज पॉ। देखिए, मंकीज पॉ इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बड़े क्वेश्चंस के मामले में, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये छोटे क्वेश्चंस में या फिर लाइक शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट में ये आ सकता है। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, एक ही है मेरे ख्याल से, वो है ग्लूम एंड मेलंकली को डिस्क्राइब करना। ग्लूम मतलब होता है जो दुख दर्द है, और मेलंकली मतलब जो अराजकता उसके आसपास फैली हुई है उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अगर आपको पता है ऑथर कौन है जिसने लिखा है तो उसका नाम ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसका प्ले का नाम तो आप ऐड कर ही रहे हैं। द स्टोरी इज स्मॉल एंड सेट एंड आइसोलेटेड समथिंग। आपने बेसिकली इसकी थर्ड की समरी देनी है, उसके बाद बताना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और वहां पे ग्लूम और मेलंकली कैसे बढ़ रही है एटमॉस्फेयर से, मतलब वहां पे डर वाला माहौल कैसे बन रहा है। कैसे बन रहा है, जैसे खिड़कियों की क्रीकिंग की आवाज है, बहुत तूफान चल रहा है, वहां से क्या बन रहा है, ग्लूम और मेलंकली, और उनके घर के पास ही क्या है, शमशान घाट भी है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको ऐसे डिस्क्राइब कर देंगे। सेकेंड इज, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट कई बार पूछ लेते हैं कि वाइट फैमिली थी जो, उसका मंकी स्पो की स्टोरी को क्या रिएक्शन था। तो वहां पे आप बताएंगे, पहले मिस्टर वाइट का रिएक्शन बताएंगे, फिर मिसेस वाइट का बताएंगे, फिर हर्बर वाइट का बताएंगे। मिसेस वाइट तो समवट क्या थी, हल्की सी वो थी कि क्या पता हो सकता है, वो डर रही थी। मिस्टर वाइट वॉज वेरी क्यूरियस, वो तो था कि हाँ चलो ट्राई करके देखते हैं, फन वे में क्यूरियस था। और फिर आता है हर्बर्ट। हर्बर्ट तो बिल्कुल अंधविश्वास में मान ही नहीं रहा था, जस्ट बिकॉज ही इज हु ही इज अ यंग बच्चा। यंग बच्चा जो पढ़ते लिखते हैं उन्हें तो इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं होता है ना, राइट। तो फिर बस एंडिंग में आपको क्या बताना है, एंडिंग में यू विल हैव टू टेल द कंक्लूजन। उसके बाद हमारे पास आता है बिफोर ब्रेकफास्ट। देखिए, बिफोर ब्रेकफास्ट इज अ छोटा सा चैप्टर, क्योंकि इसमें क्या है, मोनोलॉग है बेसिकली, एक किसका, मिसेस रोलैंड का। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक क्वेश्चन ही मिलेगा शायद, बड़ा वाला क्वेश्चन। हाउ फार एज ऑनल सक्सीड इन डी डिलीटिंग एंड टेंशन इन अ मैरिज थ्रू द मोनोलॉग ऑफ मिसेस रोलैंड। मोनोलॉग से आप क्या, जो मैरिज के बीच में टेंशन्स होती हैं या फिर जितने मतभेद होते हैं उसको कैसे बताया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बड़ा लिखा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो वो आप इसमें से देख सकते हैं। पहले आपने इंट्रोडक्शन देनी है, फिर बिगिनिंग बतानी है कि बिगिनिंग ऑफ मोनोलॉग में क्या हो रहा है, फिर जो ऑन एल का जो टेंशन है किस चीज़ के, मैरिज के बीच में, वो बताना है। उसके बाद मोनोलॉग की जो मिडिल पार्ट है हम वहाँ पे आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो एंडिंग है वो हम वो बताएंगे, और फिर कंक्लूजन तो मैंने आपको बताया कि कंक्लूजन देना कैसे है, ऊपर वाले सारे पॉइंट्स को समराइज करके। तो फिर आते हैं हम स्लीव वॉकर पे। स्लीव वॉकर पे क्या है, अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्लीव वॉकर के बारे में आपको जाननी चाहिए, कि जो स्लीव, जो बड़ा क्वेश्चन है, जो 12 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, वो मेजरली स्लीव वॉकर से पूछा जाता है। और जो आपके जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, वो भी जनरली किसमें से, स्लीव वॉकर में से पूछा जाता है। एक ना एक आ ही जाता है स्लीव वॉकर में से। तो स्लीव वॉकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन रिगार्डिंग, इन द टर्म्स ऑफ, जो आपका बड़ा क्वेश्चन है 12 नंबर का, जो आपको 300 वर्ड्स में लिखना होता है, और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो पहला ही इसका क्वेश्चन है, द
play dwells on the comparison between Indian and American way of thinking. Discuss. यही इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही पूछ लेते हैं. ठीक है, बेसिकली हमें क्या पूछा हुआ है कि जो अमेरिकन और इंडियन वे ऑफ थिंकिंग है उसके ऊपर हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. सिंपल सी बात है. ठीक है, पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी है किसकी, स्लीप वॉकर्स की. चैप्टर किसके बारे में है, क्या है, क्यों है, कैसे है. ठीक है, छोटा सा आपने इंट्रोडक्शन दे देना है. फिर आती है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी. आपको बताना है कि जो पहला जो पार्ट है ट्रेडिशन वो है इंडियन वाला, और मॉडर्निटी है वो वाला है अमेरिकन वाला. कि जो ज्यादा मॉडर्न है वो है अमेरिका, और जो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल जड़ से वो है इंडियन वाली. ठीक है, ऐसे बता देना आपने. इसमें सारी ग्लोबलाइजेशन की बातें आ जाएंगी, वेस्टर्न आइडियाज की बातें आ जाएंगी, लाइफस्टाइल की बातें आ जाएंगी. ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट आएगा इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म. ठीक है, यहाँ पे बताना है हमें कि कैसे जो इंडिविजुअल्स हैं, पर्सनल फ्रीडम है, सेल्फ रिलायंस है, वो कैसे कहाँ पे ज्यादा है. अमेरिका में ज्यादा है, इंडिया में ज्यादा है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है, आपको बताना है कि जो करेक्टर्स हैं, अब करेक्टर्स ले सकते हैं आप इसमें. करेक्टर्स फ्रॉम इंडियन बैकग्राउंड आर डिपिक्टेड एज प्रायोरिटाइजिंग फैमिली, है ना. जैसे कि जो इंडियन बैकग्राउंड है, इंडियन है वो फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं अपने आप को छोड़ के, या फिर अपने आप की एम्बिशंस को छोड़ के. वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. फिर फैमिली डायनामिक्स आ जाएगी. जो घर में जो सारे कुछ चीजें चलती हैं इंडिया की और अमेरिका की, कि जो इंडिया है वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, अमेरिकन अपने पेरेंट्स से अलग होके रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर वो जो भी उनके डिफरेंसेस हैं, या फिर ग्रो करने के लिए वो सब कुछ आपको डिस्क्राइब करना है. फिर आ जाएगा हमारे पास सक्सेस एंड हैप्पीनेस. अब सक्सेस एंड हैप्पीनेस को अचीव करने का गोल इंडिया वालों के पास क्या है और अमेरिका वालों के पास क्या है, अब आपको ये यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. ठीक है, फिर समरी में आपको 2 लाइनें लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने. तो अगर आपका क्वेश्चन छोटा बनता है तो समरी इंक्रीज कर दीजिएगा, अगर क्वेश्चन ज्यादा बड़ा बन जाता है तो समरी डिक्रीज कर दीजिएगा. ठीक है, समरी इन द सेंस कंक्लूजन यहाँ पे बता रहा हूँ, फिर आपने कंक्लूजन करना है. ठीक है, तो ये आपका हो चुका है पूरा का पूरा जो बड़े क्वेश्चन हैं सारे. अब अगर आप इन क्वेश्चन को सारे को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें से आपके 6x6 वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे, 6+6 वाले 2 क्वेश्चन भी बन जाएंगे, और 12 मार्क्स वाला तो बन ही जाएगा. आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो मेजरली पूछा जाता है स्लीप वॉकर्स में से. अगर आपने पूरे अच्छे से चैप्टर पढ़ा तो उसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन जाएंगे और वेरी शॉर्ट्स भी बन जाएंगे. ठीक है, तो अगर आपको लिटरेचर या टेक्स्ट वाला जो सब कुछ है वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है. इसकी पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहां से जाके उसकी पीडीएफ देख सकते हैं. वहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको डिस्क्राइब मिलेंगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. टिल देन, बाय बाय, कीप रीडिंग.